बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आइए आप इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 का देखते हैं कहाँ तक हमने सवाल बनाए थे। हमने ये भी बनाया था, ईच अदर के बारे में आपसे बात की थी, वन अदर के बारे में आपसे बात हमने की थी। फिर उसके बाद हमने बात की थी एवरीबडी, समबडी, नोबडी के बारे में, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने क्या बात की थी कि मोस्ट का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम अदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर हमने बात की थी आपसे कि जब भी फैक्चुअल बातें होती है हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी समझाया था कि द यहाँ पे आर्टिकल का काम नहीं कर रहा है, ऐसे हम सीडी के साथ द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आर्टिकल का इस्तेमाल। लेकिन हम सीडी के साथ कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बेसिकली रिलेटिव एडवर्ब ऑफ डिग्री है। रिलेटिव एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जब उतना जितना का भाव देना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं। और जब एडवर्ब है तो एडजेक्टिव की विशेषता तो बता ही सकता है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब हो गया। फिर हमने आपसे बात की थी कि सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं। विस्तार, जो उस वीडियो को देखिए विस्तार से समझाया था वहां पे हमने। और उसके बाद फिर आपसे बात की थी अपुलेंट का सिनोनिम्स क्या होगा, रीच होगा। बाकी तीनों शब्द का मीनिंग आपको बताया गया था, देख पा रहे हैं। उसी प्रकार मोरोज का अर्थ बताया गया था आपको, ग्लूमी। और ग्लूमी की चर्चा हमने देखा होगा आपने, ग्लूमी की चर्चा यहां भी हुई थी। तो एक ही पेपर में दो शब्द ऐसे आए जो 2 क्वेश्चन बन के आया था। और उसके बाद सारे शब्दों का मीनिंग यहाँ पे है। फिर अर्क की बात हमने की थी, अर्क मतलब इरिटेट करना होता है। आप देखिए मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सारी बातों की चर्चा हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था। अब फिर देखेंगे यहाँ पे ग्रोटेस्क की भी बात की थी। ग्रोटेस्क का उल्टा लिखना है, प्लेन आ जाएगा। बाकी देखिए सबका अर्थ यहाँ पे लिखकर आपको बताया गया था। फिर उसके बाद हमने कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ये ईडियम है, इसकी चर्चा भी हुई थी, इसकी चर्चा भी हमने किया था। और देखिए मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद टीथिंग प्रॉब्लम्स, शुरुआती दौर में जो समस्या आती है उसे टीथिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। आप यहाँ पे इसके हिंदी मीनिंग को देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने कहा था नॉर और नीदर के साथ इन्वर्जन का इस्तेमाल करके हम इस प्रकार के वाक्य की रचना करते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहां पे हमने कहा नीदर और नॉर प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ये ऑक्सिलरी है, सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। आपने जरूर उस वीडियो में देखा होगा। एंड फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कि वर्थ प्लस वर्ब आईएनजी के बाद नाउन आएगा या नाउन पहले आएगा? नाउन पहले आएगा, हमेशा नाउन पहले आएगा। लिखेंगे हम वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट, मतलब मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग का इस्तेमाल क्यों करेंगे, एग्जाम्पल के जरिए समझा रखा है आपको हमने। फिर हमने वन वर्ड की बात की थी, इनकॉरिजिबल की बात की थी, तीनों का मीनिंग समझाया था आपको। फिर उसके बाद 14th में बात की थी हमने अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड, मतलब स्केपगोट कैसे याद करवाया था, जरूर देखिएगा उस वीडियो में। फिर यहाँ पे इन तीनों शब्दों का मीनिंग लिख कर दिया गया है। फिर हम बात करते हैं कंसीव, लीजर, नीस और रेन की बात करते हैं। अब देखेंगे स्पेलिंग को ही बताएंगे कैसे रिलेट करके, कुछ तो नियम कानून है वो जानेंगे हम। कब ई आएगा, कब आई आएगा, डबल एन आ जाएगा, ये सारी बातें हम करेंगे। कब आई आ जाएगा, कब वी एस हो जाएगा। अब यहां पे देखेंगे याद करने के लिए। अब देखिए आंसर है इसका, कहो ना प्यार है, सी। अब देखो यहां पे क्या है, आपकी जो नीस है वो नाइस है, मतलब पहले आपको नाइस लिखना होगा। कहने का मतलब है कि आप NICE। अब इसको याद करने के लिए क्या करेंगे हम, तो बहुत आसान है याद करना। जैसे देखिए यहां पे सी के पहले ई, सी के बाद में ई। और आपकी जो नीस है वो नाइस है, ये जब हटेगा तो बन जाएगा नाइस। और सी के पहले सी के बाद, सी के पहले सी के बाद, तो ऐसे रिलेट करके हम इसे याद कर सकते हैं। नाइस, आपकी नीस नाइस है, यानी नाइस के लिए हम आई पहले लिखते हैं, तो नीस में भी आई हम पहले लिखेंगे। हम इस प्रकार से याद करेंगे। डिक्शनरी, अब देखिए ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी को कैसे रिलेट करके याद रखेंगे हम, तो इसे भी आसान है याद करना। अब देखिए नारी, यहां पे ओ नहीं आएगा। नारी की डिक्शनरी कमाल की होती है। मैंने सुना है एक महिला पूरे दिन में 9000 शब्दों का इस्तेमाल करती है, जबकि पुरुष मात्र 2500 से 3000 शब्द इस्तेमाल कर पाते हैं।
यानी जब 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 डिक्शनरी की बात होगी नारी की याद आनी चाहिए आपको, और यहां पे आ जाएगा डिक्शनरी। आइए देखिए आंसर क्या है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये बिल्कुल डिक्शनरी नारी आ गई यहाँ पे, तो याद रखिएगा ऐसे ही करके हंसते खेलते रिलेट करते हुए आपको इंस्पेक्टर बन जाना है। इंस्पेक्टर बनने के लिए कुछ ज्यादा मतलब पागलपंथी और ज्यादा ऐसा कुछ असंभव वाली बात नहीं है। हंसना खेलना जो सीख लिया है, हमें याद है विक्रम हुड्डा जी ने कहा था कि सर मैं आगे बैठा करता था और जो फन पार्ट ऑफ द क्लास है, करीब 84 या 48 रैंक आया था, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हैं। तो 4 साल पहले की बात होगी कि सर मैसेज आया था कि जो फन पार्ट, जो क्लास का सबसे बेहतरीन पार्ट था वो फन पार्ट था सर। कब हंसते खेलते अंग्रेजी सीख गया और इंस्पेक्टर बन गया सर, पता ही नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला। तो हंसना मुस्कुराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्टर बन के भी मातम मनाओगे तो क्या इंस्पेक्टर बनना चाहोगे? नहीं। इंस्पेक्टर तो इसलिए बन रहे ना कि हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जीसा लेते रहे। तो बनने से पहले भी जीसा लेना शुरू कर दो तो स्वाभाविक है, बनो ना बने आदत बन जाएगी जीसा लेना, तो बात खत्म हो गई। इंपॉर्टेंट इंस्पेक्टर बनना नहीं है, इंपॉर्टेंट है एक बेहतरीन आनंदमय जीवन को जी कर जाना। और मुस्कुराना कोई वन टाइम एक्शन नहीं होना चाहिए। मुस्कुराना, जीसा लेना, यह हमारे जीवन का लाइफ स्टाइल होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। मकसद क्या? रास्ता होना चाहिए। मुस्कुराते हुए चलेंगे हम, मंजिल मिले ना मिले, मंजिल के बहाने ये रास्ता जो तय होगा वो तो मुस्कुराहट से भरा होगा। इसलिए हंसते खेलते हम आगे निकल जाएंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ये PQRS है जो पहले प्री में नहीं आता था लेकिन 2-4 साल से आना शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। PQRS बहुत आसान है, 20 के 20 सही होंगे। जिस तरीके से हम इसे बनाने का प्रयास करेंगे बिल्कुल 20 के 20 सही करेंगे हम आगे चल के, क्योंकि दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। अब देखो हम इसे कैसे बनाएंगे, हम इसे मैंडेटरी पेयर के जरिए बनाएंगे। हम 2 सेंटेंस, एक तो क्या है इसके अर्थ को पढ़ के समझेंगे, इट हैड बीन, 2 चीजें हैं, या तो पूरा पढ़ के समझ के लॉजिकली अरेंज कर लो, या स्मार्ट वर्क कम समय में पूरा पढ़े, मतलब पूरे अर्थ का निचोड़ निकाले बगैर भी आगे पीछे करके सोच सकते हो। जैसे देखो हम मैंडेटरी पेयर, हम पेयरिंग एलिमेंट के रूप में ढूंढ सकते हैं, नाउन प्रोनाउन का पेयर बन सकता है। कैसे बनेगा? तो आप देखो यहां पे लिखा हुआ है द हाउस, अभी लिखा द हाउस, और यहां लिखा हुआ है दिस वॉज द हाउस ऑफ, यानी आप द हाउस ऑफ अशर, आई केम इन द साइट ऑफ द हाउस ऑफ अशर एंड दिस वॉज द हाउस ऑफ रॉडरिक अशर। तो पहले घर देखा और उसके बाद फिर उसकी चर्चा करोगे आप। जब भी दिस आएगा, डेट आएगा, तो एक पहले उसके नाउन की चर्चा होगी, उसके बाद दिस डेट आएगा, यानी कि जब भी आएगा तो इसके बाद आर आएगा, और इसके बाद आर देखो, इसके बाद आर यहां पे है, इसके बाद आर यहां पे है। लेकिन आप देखिए यहां पे कि क्या लिखा हुआ है, वन डल डार्क डे इन ऑटम आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन द हॉर्सबैक। मान लो एक होता तब तो हमारा आंसर निकल जाता, लेकिन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है। वन डल डार्क डे इन ऑटम आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन द हॉर्सबैक थ्रू अ ड्रीरी, मतलब होता नीरस स्ट्रेच फैलाव ऑफ कंट्री साइड, मतलब गांव, एट नाइट फॉल। अब देखो इसी का एक्सटेंशन ऑफ द फैक्ट है, इसी बात को एक्सटेंड किया गया कि दिन भर हम यात्रा करते रहे और जब रात हुई आई केम इन द साइट ऑफ, तो ये इसके बाद ये घटना घटेगी, यानी क्यू के बाद एस आएगा, यानी क्यू के बाद एस कहां पे है, देख लो आप, क्यू के बाद एस, तो सी ऑप्शन में है, ये सी हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आंसर बनके बिल्कुल तैयार हो गया। हम अलग एंगल से भी सोच सकते हैं, देखिए यहां पे मैंने अलग एंगल आपको दिया है। आर में दिस का प्रयोग हुआ है और इसका प्रयोग इसमें प्रयुक्त नाउन हाउस के लिए हुआ है, इसलिए नाउन प्लस प्रोनाउन के नियम के आधार पे एसआर एक मैंडेटरी पेयर है और यह ऑप्शन ए और सी में मौजूद है। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि ए या सी में से कोई एक आंसर है। ऑप्शन ए का फर्स्ट सेंटेंस पी है और इसमें प्रोनाउन वी का प्रयोग हुआ है। अब देखो दूसरा एंगल आ गया ना, वी का प्रयोग हुआ है। पहले मैंने खुद की बात की कि मैं ट्रेवल कर रहा था, फिर रॉड्रिक का हाउस मिला और फिर हमने कहा हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब मिलने से पहले ये थे, बला बला, देखेंगे आप लिखा हुआ कि यहां पे इट हैड बीन ईयर्स सिंस वी हैड सीन ईच अदर। अब यहां पे क्या कह रहा है कि
एक ऑप्शन ए का फर्स्ट सेंटेंस पी है और इसमें प्रोनाउन वी का प्रयोग हुआ है और इसका प्रयोग जिन नाउन अर्थात व्यक्ति के लिए हुआ है उनकी चर्चा बाद के सेंटेंस में हुआ है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि पहले प्रोनाउन और उसके बाद उसके नाउन की चर्चा हुई है, तो ग्रामेटिकली एक गलत सीक्वेंस है। हमेशा नाउन वाला सेंटेंस पहले आता है, हमेशा नाउन वाला सेंटेंस पहले आता है और उसके बाद प्रोनाउन वाला सेंटेंस होता है। इसलिए ऑप्शन सी सही सीक्वेंस होगा। तो देखिए हम कई एंगल से इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने समझाया वही आएगा। एक एंगल ये भी है, एक एंगल ये भी है कि आप देखिए वन डल डार्क डे, ये एक स्टोरी टेलिंग का स्टाइल है। लॉन्ग अगो से स्टोरी शुरू होता है। वंस अपॉन अ टाइम ये स्टोरी शुरू करने का एक तरीका है। तो जब भी इस तरह कोई टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो समझ जाना स्टोरी यहीं से शुरू हो रहा है। तो जितना बनाओगे पढ़ोगे ना, आपके अंदर नई नई इंसाइट डेवलप होंगे और फिर जिस अंदाज से मैं सोच पा रहा हूं उससे बेहतर अंदाज से आप सोच के मात्र 5 मिनट बना के निकल जाओगे। तो वैसे भी है, हमने तो यही देखा वन डल डार्क डे, मैं समझ गया, फटाफट नजर डाला सब पे। दिस तो हो ही नहीं सकता क्यों, दिस वाज द हाउस, यानी कौन सा हाउस, कोई ना कोई तो होगा। तो कहने का मतलब है कि आप पढ़ते पढ़ते बनाते बनाते अभ्यास करते करते आप मैंडेटरी पेयर बनाना सीख जाओगे और फिर तुरंत आंसर निकल जाएगा। आंसर इसका है सी। एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा एकदम बिल्कुल पॉज करके। अब दूसरा PQRS है। अकॉर्डिंग टू द वेरियस एस्टिमेट्स between 1942 and 1944 there were approximately 400 victims of this practice daily in the Warsaw alone, with the numbers of some days reaching several thousand। अर्थ समझाते हैं कि मतलब अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट्स, कई सारे अनुमान है, उसके अनुसार 1942 और 44 के बीच में लगभग 400 लोग शिकार हुए हैं। डेली 400 लोग शिकार हुए इस प्रैक्टिस का। कहा, वार्सो में, अकेले वार्सो में। और नंबर कभी कभी तो रीचिंग सेवरल थाउजेंड, हजारों में हो जाता। अ कॉमन जर्मन प्रैक्टिस इन ऑक्युपाइड। फिर यहां पे देखेंगे आप फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल किसके लिए है, किस चीज को एग्जाम्पल समझाया जा रहा है। ऑन 19 सितंबर 1942 क्लोज टू 3000 मेन एंड वीमेन। यानी कि देखो कह रहा है कि बिटवीन 1942 है 44 हर दिन 400 और कभी कभी तो थाउजेंड्स लोग भी शिकार हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 19 सितंबर को 3000, यानी कि पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद आर आएगा। अब देखो पी के बाद आर कहां पे है, पी के बाद आर देखोगे ये दिख गया पी आर। अब ये पी आर आ गया, पी आर पी आर पी आर पी आर यहां पे, यानी ये बात तो तय हो गया पी आर ना बी में है ना ए में है, पी आर बच गया सी में बच गया। अब ये क्या हो गया, पी आर यहां पे है, पी आर यहां पे है, और पहला सेंटेंस क्या होगा, पहला सेंटेंस यानी क्यों ही होगा, यानी कि कॉमन जर्मन प्रैक्टिस ऑक्युपाइड पोलैंड वाज टू राउंड अप रैंडम सिविलियंस। एक चीज ध्यान देना, राउंड अप का मतलब होता है पकड़ना, अरेस्ट करना। राउंड अप रैंडम सिविलियंस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पोलिश सिटीज, राउंड अप किया। और ये देखो इसी राउंड अप को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। द टर्म लेपेंका, लेपेंका का मतलब भी होता है क्या करना, लेपेंका का मतलब भी होता है राउंड अप करना, अरेस्ट करना, पकड़ लेना। यानी कि ये हो गया क्यू के बाद एस का इस्तेमाल करेंगे, यानी देखो क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर। क्यू एस पी आर आ जाएगा हमारा। तो ऐसा नहीं है कि अभी मैं समझाया आपको समझ में आ जाएगा, नहीं। पहली बात तो मैंने इसके जो दिव्यास्त्र है, जो ब्रह्मास्त्र है जिसके जरिए से बनाया जाता है, वो मैंने बताया नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी बता रहे हैं, आपको कोई मौका मिलेगा जरूर बताएंगे यूट्यूब पे आके। लेकिन जब तक बताया नहीं है, आप ऐसे मुझे सुन के कैसे, क्योंकि डेली आपको प्रैक्टिस मिलेगा आपको, तो डेली आपको जानने का मौका मिलेगा कि कैसे मास्टर यहाँ पे वो किया था, यहाँ पे ऐसे किया है। और इसी चीज को देखते देखते सुनते सुनते आप सीख जाओगे। यहाँ आंसर आ जाएगा सी फॉर कहो ना प्यार है। और देखो मैंने यहाँ पे लिख कर दे दिया है क्या है नहीं है,
लेपेंका का मतलब मालूम होना चाहिए, अगर मालूम ही नहीं है तो फिर मुश्किल है। क्यू में प्रयुक्त सब राउंड अप का अर्थ होता है टू फाइंड एंड अरेस्ट, और इसी एक्टिविटी एक्शन के लिए एस में एक टर्म का प्रयोग हुआ है लेपेंका। क्योंकि क्यू और एस दोनों एक ही बात की चर्चा हुई है, इसे दोनों सेंटेंस समान नेचर के माने जाएंगे। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों समान नेचर के सेंटेंस आपस में जुड़कर एक मैंडेटरी पेयर का निर्माण करते हैं, अतः क्यू एस एक मैंडेटरी पेयर बनेगा। एस का स्थान क्यू के बाद होगा, क्यों? क्योंकि एस में प्रयुक्त टर्म लेपेंका, क्यू में प्रयुक्त कॉमन जर्मन प्रैक्टिस ऑफ राउंडिंग अप, राउंड अप करना, सबको अरेस्ट करना है, को दर्शाने के लिए हुआ है। और इस तरह से एस में कही गई बात क्यू का एक्सटेंशन है। यह भी ध्यान रखे कि एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट वाले वाक्य को हमेशा बाद में रखा जाता है, और अब यह स्पष्ट है कि क्यू एक मैंडेटरी पेयर है और यह मात्र ऑप्शन सी में है, इसलिए सही, यही सही विकल्प है। मैंने लिखकर आपको चाहता तो मैं ऐसे बोल के बताता, लेकिन लिख के देने से क्या होगा कि आप सुनोगे भी और एक बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे आप, तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। मतलब मैं आपको, कुछ लोग ऑडिटरी लर्नर होते हैं जो सुनकर समझ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर जो लिख लिख कर समझते हैं, और कुछ लोग होते हैं विजुअल लर्नर, वो देख देख कर, तो आपको देखने का ही मौका मिल रहा है, सुनने का ही मतलब मौका मिल रहा है, और फिर लिखकर भी याद करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, एन एलिफेंट मे बी हेल्प्ड इवन बाय एन एंट। आइए पैसिव वाक्य है, मैं बस इसी स्ट्रक्चर को मैं सिखाता हूं आपको कि जब भी इस स्ट्रक्चर पर आधारित कोई सवाल मिल जाए भाई बहनों, तो 100% बना के आना। आपकी वॉइस और नेशन कैसा भी हो, लेकिन जो सिखाएंगे अभी समझाएंगे वो 100% समझोगे आप, एक बार नहीं तो 5 बार सुनना। देखिए, एक्टिव सेंटेंस में एक डूअर आएगा, और चूंकि मैं है तो मैं ही लेता हूं, या छोड़ो मॉडल्स लिख देते हैं ना, बिल्कुल मॉडल्स पता है आपको, कैन, कुड, में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, मस्ट, यूज्ड टू, डेयर, नीड, हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगी, और उसके बाद एक नाउन प्रोनाउन आएगा जो ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसके बाद कुछ भी हो, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। रही बात बेयर इन्फिनिटिव की, तो बेयर इन्फिनिटिव हम आपको समझाते हैं लेटर ऑन। अब देखिए ये पैसिव बनेगा। पैसिव में क्या कहते हैं कि जो नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया जी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के सामने डाल दिया, और फिर जो मॉडल्स है मॉडल्स को लिख दो, आप जो ही मॉडल होगा यहां पे लिख दो, और इसके बाद फिर बी वर्ब आएगा, क्योंकि पैसिव बोले तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव बोले तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठंडा बोले तो कोका कोला, ठंडा बोले तो कोका कोला, नरेंद्र बोले तो मोदी, और अरविंद बोले तो केजरीवाल, और पैसिव बोले तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे आ जाए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद एक प्रेपोजिशन आएगा बाई के फॉर्म में, और भी प्रेपोजिशन आते हैं अलग अलग कंडीशन में, और उसके बाद मेरे भाई बहनों उठाओ उस डूअर को और यहां पे डाल दो, घबराना नहीं है बिल्कुल। अब एग्जांपल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। एक डूअर लिखते हैं, जैसे यू, मॉडल लिख दिया मस्ट, यू मस्ट, बेयर इनफिनिटिव लिख दिया टीच, और नाउन प्रोनाउन लिख दिया मी। यू मस्ट टीच मी, तुम्हें मुझे अवश्य पढ़ाना चाहिए, यू मस्ट टीच मी को उठाओ, सब्जेक्ट के स्थान पे मी आई बन जाएगा। जैसे हम सब लोग कैसे कुछ भी पहन के पहुंच गए हैं, लेकिन जब दुल्हा बनेंगे तो क्या टी शर्ट में जाएंगे? नहीं, रूप तो बदलना पड़ेगा ना। यहाँ पे टीचर हैं तो इस अवस्था में है, दुल्हा बनेंगे किसी और अवस्था में हो जाएंगे। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी है, यही मी जब सब्जेक्ट के स्थान पे बनेगा तो कहेगा मुझे आई बना दो,
आई आ गया। अब इसके बाद देखो मॉडल लिख दो, मॉडल क्या है, मस्ट, और मस्ट के बाद फिर क्या आएगा, बी, बी लिख दो, और उसके बाद वर्ब क्या है, टीच, इसका थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, टॉट, ये हो गया टॉट, और फिर बाई आ जाएगा, और फिर डूअर कौन है, यू, बाय यू हो जाएगा, ये बन के पैसिव तैयार। यू मस्ट, आई मस्ट बी टॉट बाय यू, आई मस्ट बी टॉट बाय यू। और बताओ कैसे नहीं समझोगे, इसमें क्या ऐसा है कि जो व्यक्ति 25 साल 20 साल जीवन को समझा है, दुनिया को समझा है, और उसको समझ के यहां तक पहुंचा है, ये छोटी सी चीज नहीं समझ सकती है? क्या क्या नहीं समझे आप अपने इस यात्रा में? स्कूल, कॉलेज, दोस्त, दुनिया, सब कुछ समझते हो यहां तक पहुंचे हो, और ये छोटी चीजें अगर नहीं समझ रहे हो ना, समझना नहीं चाहते हो, समझना नहीं चाहते हो, इसलिए नहीं समझ रहे हो, इसलिए नहीं कि ये समझना इसे मुश्किल है। ये दुनिया कोई सी मुश्किल होता ही नहीं है। मुश्किल तो होता है हमारा एटीट्यूड, मुश्किल तो होता है हमारा सोच, हमारी बातें, हमारी आदतें हमें हर चीज को मुश्किल और आसान बना देता है। व्यक्ति वस्तु मुश्किल आसान नहीं होता है। जो चीज पप्पू के लिए आज बहुत मुश्किल है, मोदी के लिए मुमकिन है। प्राइम मिनिस्टर का पद मोदी के लिए मुमकिन है, एक बार नहीं, दो बार हो सकता, 3 बार बन जाए, पप्पू के लिए मुश्किल है। क्या प्रधानमंत्री बनना मुश्किल है? नहीं। जिस सोच से हम बनना चाहते हैं, वो सोच में सारी बातें छुपी हुई है। तो सोच बदलो, संसार बदलेगा। तो बहुत आसान है। एक और एग्जांपल जरिए समझा दें आपको। She will hug you. She will hug you. वो तुम्हें हक करेगी। कर लेने दो। लिखो you, फिर लिखोगे मॉडल will, फिर लिखोगे be, और फिर हक का आ जाएगा थर्ड फॉर्म। हग में डबल जी आएगा क्योंकि हक करने के लिए 2 लोग चाहिए। You will be hugged by, she हो जाएगा। अब सी सब्जेक्ट के स्थान पे थी ना, कहिए मुझे अगर तुम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ऑब्जेक्टिव केस में कर दो, हर कर दो, क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ये एक्टिव और पैसिव बन के तैयार। और इसी बातों को ध्यान में रख के ही तो थोड़ी सी समस्या आएगी। ओके, कैंसर। मैं अगर वहां जाना चाहूंगा तो कैसे जा सकता हूं? डोंट से बहुत ही सुंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एन एलिफेंट में बी हेल्प्ड। अब इसी का पैसिव करो बना, पहले पैसिव बना हुआ है ना, अब इसको एक्टिव करने के लिए ये हट जाएगा, और बी के बाद जो थर्ड फॉर्म था मॉडल के बाद था ना बेयर इन्फिनिटिव। अच्छा, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है वो मैं बता देता हूं, मैं भूल गया था। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एन जी और ई डी। लेकिन मेरे भाई बहनों, टू को जाना पड़ेगा, एस को जाना होगा, ईएस को भी जाना होगा, आईएनजी को भी जाना होगा, ईडी को भी जाना होगा, और जो बच जाएगा वही बन जाएगा बेयर इन्फिनिटिव। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप देखो यहां पे ये पैसिव बना हुआ है और एक्टिव बनाना है तो बी हट जाएगा और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो मे हेल्प होना चाहिए। मैंने कहा मे हेल्प होना चाहिए, तो मे हेल्प, शायद ये कलर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, हम इसको मे हेल्प को जब मान लो पहले बना लिया मैंने मे हेल्प, अब कहते हैं इसको पैसिव बनाओ। तो पैसिव बनाने के लिए मे तो लिखोगे ही लिखोगे, और मे के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉरी, और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मे बी हेल्प्ड हो गया, मे बी हेल्प्ड हो गया। तो मे बी हेल्प्ड का एक्टिव क्या बन जाएगा, मे हेल्प। और मे हेल्प देखो कहां कहां है, ये कैन हेल्प कटेगा, कैन तो है ही नहीं। मे इवन हेल्प, ये इवन का संबंध हेल्प से है ही नहीं, ये भी कटेगा। इवन एंड मे हेल्प,
एन एलिफेंट, ये सही लग रहा है। ऑट टू तो आएगा नहीं, ऑट टू था ही नहीं, नॉट था, ऑट था ना, कैन था, बच गया मे वाला। तो मे के बाद इवन कैसे आ गया? इवन का संबंध हेल्प से थोड़ी है, इवन का संबंध किससे है? एंड से है। इवन का संबंध एंड से है। तो इवन एंड एंट, इवन एंड एंट, इवन एंड एंट, ये हो गया डूअर। मे हेल्प एन एलिफेंट, मे हेल्प एन एलिफेंट। और इसको फिर उल्टा करके देख लो आप, मतलब एक्टिव से पैसिव बना लो, बन जाएगा। तो बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। एन एलिफेंट मे बी हेल्प्ड इवन बाय एन एंट, पैसिव हो गया। एक्टिव क्या बनेगा? इवन एन एंट मे बी हेल्प बाय, मे हेल्प एन एलिफेंट, एक्टिव हो गया। अब देखिए पैसिव है, प्लीज डोंट क्राई, सॉरी नरेशन है, प्लीज डोंट क्राई ही सेड। तो ऐसे वाले जितने मिलेंगे ना बनेंगे आपसे। आज मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, ये भले ही आप बना रहे होंगे, आप आंसर जो लगाया होगा बिल्कुल सही लगाया होगा आपने, लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको, जब ऐसे आ जाए तो कैसे बनाओगे आप। अगर डायरेक्ट में अगर आ जाए, प्लीज डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फुल स्टॉप, ये इन्वर्टेड कॉमा में होगा। तो इसको इनडायरेक्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे आप? ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ठीक है। जब भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर का जब भी आएगा ना, तो मैं बता देता हूं, एक दो प्रकार, कई प्रकार से बनेंगे, एक दो प्रकार में बता देता हूं आपको। सब्जेक्ट आएगा, तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब आएगा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आ जाएगा, या फिर बैग आ जाएगा, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद चूंकि निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, नॉट, और फिर आ जाएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये बन के तैयार हो गया। जैसे एक डायरेक्ट में लिखते हैं हम, शी सेड, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, प्लीज डोंट लीव मी। चलो ये फिर प्रोनाउन की दिक्कत आएगी, प्लीज डोंट गो, फुल स्टॉप, बस। अभी हमको वही समझाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए, नहीं तो फिर कहेंगे सर प्रोनाउन कैसे बदल रहा है। इसलिए वहां पे जाने के बजाय शी सेड टू मी प्लीज डोंट गो, प्लीज डोंट गो। अब क्या करना है, देखो जब भी प्लीज आ जाए ना, तो देखो वर्ब क्या क्या हो सकता है। प्लीज होने के कारण जब प्लीज आ जाए ना, प्लीज, तो क्या क्या वर्ब हो सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब, प्लीज के कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब देखो क्या क्या हो सकता है। रिक्वेस्ट हो सकता है, जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो रिक्वेस्ट हो सकता है, बेग हो सकता है, प्लीड हो सकता है, आस्क भी हो सकता है। ध्यान देना, ये नहीं कि आस्क में पूछना ही होता है, टेल भी हो सकता है, इंप्लोर भी हो सकता है, एंट्रेट भी हो सकता है। ये सब हुआ है हमारे एग्जाम में, इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो ऑप्शन देखेंगे क्या है, रिक्वेस्ट है, बेग है, प्लीड है, आस्क है, टेल है, इंप्लोर है, और जो होगा उसके मुताबिक सही समझते हुए बना देंगे इसे हम। तो यहां लिखा हुआ है शी सेड टू मी प्लीज डोंट गो, हम बना सकते हैं शी रिक्वेस्टेड मी, शी रिक्वेस्टेड या बेग्ड मी, शी रिक्वेस्टेड या बेग्ड मी नॉट टू गो, शी रिक्वेस्टेड और बेग्ड मी नॉट टू गो, शी रिक्वेस्टेड या बेग्ड मी नॉट टू गो। बिल्कुल बन के तैयार, ध्यान से देखना इसे, इन्हें एक बार में समझ में आ जाएगा, हम चिट्ठी नहीं हम लोग। लेकिन हर वर्ब का अपना अलग अलग यूज है, हर वर्ब एक ही प्रकार से, मतलब रिक्वेस्ट के अर्थ में आएंगे सब,
लेकिन सबका अपना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अलग होगा। कोई कोई मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई क्या लेगा, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, कोई प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लेगा। जैसे प्लीड के साथ विद आता है, ही प्लीडेड विद मी, ही प्लीडेड मी नहीं आएगा। जैसे ही रिक्वेस्टेड मी सही होता है ना, ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर, प्लीड के साथ विद आ जाएगा, ही प्लीडेड विद मी टू गो देयर। उसी प्रकार सारे वर्ब के अलग अलग किस्से कहानी है। जो कभी वर्ब का एरर आएगा तो हम आपको विस्तार से बताएंगे। यहां तो नरेशन का एरर है, तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, देख लिया आपने, अब आपको ले चलते हैं वहीं। प्लीज डोंट क्राई। अब देखो, ही सेड टू मी, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस वाक्य में अब आप देखेंगे ही बेग्ड दैट, ही बेग्ड दैट नहीं, बेग जब भी आएगा ना तो मैंने कहा ना बेग आ जाएगा, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए और इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। या तो ये ऑब्जेक्ट ओमिट किया जा सकता है, जैसे आई बेग टू स्टेट दैट, और ये बेग के इस्तेमाल है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डेट क्लाउज नहीं आएगा, तो यहां पे आ जाएगा, ये गलत हो गया। अब ही सेड टू मी नहीं, मैंने कहा ना कि जब प्लीज आ जाए तो या तो बेग आ जाएगा या तो फिर टेल आ जाएगा। अब देखो टेल तो आया हुआ है, फिर मैंने गलत इसको क्यों माना, तो टेल्ड मी, टू का प्लेसमेंट गलत है। ही टोल्ड मी नॉट टू क्राई, ही टोल्ड मी टू नॉट टू क्राई, ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर गलत है इसका। तो बच गया क्या ऑप्शन बी, ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, जो मैंने लिखकर बताया था। आंसर आ जाएगा बी फॉर बाहुबली। देखिए, प्लीज डोंट क्राई, ही सेड डायरेक्ट, ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई इनडायरेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच में एक इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है और इसमें निवेदन का भाव है, इससे रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर बेग्ड का प्रयोग उचित है। जब इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है तो इसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। तो वहां भी मैंने विस्तार से समझाया और यहां पे संक्षिप्त में मैंने आपको लिख कर दे दिया है। अब आइए बात करते हैं क्लोज टेस्ट की, जो बहुतों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मानिए आपकी समस्या को दूर करने के लिए ही हमने ये टेस्ट का प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक सीरीज शुरू किया है। कुछ बच्चों का मैसेज आता है कि सर दो तीन 15 20 25 30 करवाएंगे, और ऐसे टीचर करवाते हैं और फिर चले जाते हैं। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा, यकीन मानना, अगर मैंने बोला है तो प्रीवियस पेपर लगातार निरंतर आपको मिलता रहेगा, देर सवेर, लेकिन ये मेरा एक लाइफ स्टाइल हो जाएगा कि जब भी प्रीवियस पेपर आएगा मैं उसके सोल्यूशन को, इसी तरह डिटेल्ड सोल्यूशन को लेकर आपके बीच में आता रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा और जब तक पढ़ाता रहूंगा मैं लेकर आता रहूंगा। कभी देर कभी सवेर, कभी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, लेकिन आएगा जरूर ये। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत सोचना, और ऐसा होता तो मैं बोलता ही नहीं आपको। क्यों अननेसेसरी अपने चरित्र पे दाग लेना, कलंक लेना। 10 साल से चल रही थी जिंदगी, अच्छे तरीके चल रही है, बच्चों का प्यार मोहब्बत मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन बैच भी मतलब उम्मीद से ज्यादा बच्चों का प्यार मिला, सोचा नहीं था कि ऑनलाइन में भी हजारों की संख्या में बच्चे मुझे पसंद करेंगे। लेकिन इन सब के पीछे की वजह कौन, सच्चाई, आपका सच्चापन। सच्चे हो तो फिर सोचो मत, बढ़ते चलो, बढ़ते चले जाओ, आगे निकलते चले जाओगे आप। आइए बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। अब क्लोज से देखिए, पढ़ते हैं, एक फील लेते हैं कि क्या है इसका सेंट्रल आइडिया। The dash of lectures could be enhanced by introducing the lecture with a brief review of the work. It should also be indicated how the day's lecture into the course pattern. A lecture should dash be presented in one unbroken discourse. Unless exceptionally interesting, a long lecture strains the dash of concentrated listening, causing intermittent wandering of attention and loss of continuity in thought. मतलब ये बात क्या हो गया ना कि लेक्चर की बात हो गई है कि लेक्चर को कैसे दिया जाए, लगातार 5 घंटा पढ़ा दिया जाए, या फिर
टुकड़ों में दिया जाए, कब टुकड़ों में दिया जाए, कब लगातार दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए लगातार 4 घंटा पढ़ाओ। मैंने क्या कहा, 30 मिनट्स का ही मिलेगा आपको, 30 मिनट्स का ही आपको दिया जाएगा, ताकि क्योंकि ये पैसेज यही कह रहा है कि अगर लगातार 4 घंटा पढ़ोगे ना तो आज क्या होगा, लॉस ऑफ कंटिन्यूटी इन थॉट, इंटरमिटेंट वॉन्डरिंग ऑफ अटेंशन, रुक रुक कर आपका ध्यान भटकता रहेगा और लॉस ऑफ कंटिन्यूटी इन थॉट हो जाएगा। फिर क्या फायदा पढ़ाने से, इससे 30 मिनट दे लिया, ओनली 30 मिनट्स। तो अब देखिए क्या कह रहा है, आंसर है द डैश ऑफ लेक्चर्स कुड बी इनहांस। एक बार समझिए कि क्या चीज के बारे में है, और हमें हर शब्द का चुनाव करेंगे, 2 बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो सेंट्रल आइडिया का ध्यान रखेंगे, ट्रिपल टी का ध्यान रखेंगे। ट्रिपल टी का मतलब टी फॉर थीम, टी फॉर टाइप और टी फॉर टोन। अब इन तीनों का ध्यान रखते हुए फिर पूरे पैसेज को ध्यान में रखते हुए अब सेंटेंस के बारे में सोचना है, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग पैसेज के सेंट्रल आइडिया से मैच करना चाहिए, और सेंट्रल आइडिया से मैच करते हुए फिर यहां पे देखें कौन सा शब्द है जो इस सेंटेंस के मीनिंग को पूरा कर रहा है, और पूरा ही नहीं कर रहा है बल्कि जब मीनिंग पूरा हो रहा है तो सेंट्रल आइडिया में फिट हो रहा है। ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई इंडिविजुअल सेंटेंस नहीं है कि आप कुछ भी फिल कर दोगे, क्योंकि हर सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो डैश ऑफ लेक्चर्स कुड बी एनहांस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर, the condition of lectures, the efficiency of lecture, the effectiveness of lecture, the interest of lecture। क्या होगा बताइए, लेक्चर का क्या हो सकता है नेचर, लेक्चर का कंडीशन नहीं होता है, एफिशिएंसी व्यक्ति का होगा, इंटरेस्ट लेक्चर का इंटरेस्ट नहीं होगा बल्कि इफेक्टिवनेस, प्रभावकारी। इफेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर कुड बी इनहांस्ड, इसको इनहांस किया जा सकता है और प्रभावकारी बनाया जा सकता है बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर। लेक्चर को इंट्रोड्यूस करके क्या, देखिए क्या सॉल्यूशन दिया है मैंने, इफेक्टिवनेस। क्यों, यहां लेक्चर्स को प्रभावी बनाने की बात हुई है, इसलिए इफेक्टिवनेस का प्रयोग अर्थपूर्ण होगा। कंडीशन, यह किसी व्यक्ति या वस्तु को हो सकता है, न कि लेक्चर का। एफिशिएंसी क्यों नहीं हुआ, एफिशिएंसी क्षमता तथा इंटरेस्ट, रुचि का प्रयोग लेक्चर के अर्थ में पूर्ण नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी तथा इंटरेस्ट का प्रयोग किसी व्यक्ति, संगठन या सिस्टम के लिए किया जा सकता है, न कि लेक्चर के लिए। तो इफेक्टिवनेस आएगा। देखो कितना आसानी से समझ गए इसे हम। फिर आया विद अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क डैश इट शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड। विद अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या वर्क ऊपर जा रहा है या रिसाइट उल्लेख करना, प्रीसीडिंग मतलब पहले, सक्सीडिंग मतलब बाद में। अब देखो रिव्यू ऑफ द वर्क, किस वर्क का रिव्यू होना चाहिए, जो काम आ चुका है, जो पहले हो चुका है। मूवी पहले रिलीज हुई, बाद में रिव्यू आया ना, यानी रिव्यू प्रीसीडिंग वर्क का ही होगा। प्रीसीडिंग मतलब हो गया पहले, और ये नाउन के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, ये बताएंगे, कहते हैं समथिंग न्यू, न्यू एडजेक्टिव है। कुछ कंडीशन में एडजेक्टिव बाद में ही आता है डिफरेंट अर्थ में, जैसे कहते हैं कि समथिंग न्यू, समथिंग हॉट, समथिंग स्पाइसी। कभी नहीं सुना होगा आपने स्पाइसी समथिंग, लेकिन स्पाइसी फूड, फूड स्पाइसी नहीं कहेंगे, स्पाइसी फूड कहेंगे। तो इन सबके अपने अपने इस्तेमाल है, जानेंगे। तो यहां पे आ जाएगा रिव्यू ऑफ द वर्क प्रीसीडिंग। नेक्स्ट, प्रीसीडिंग पहले का, यहां पहले वाले अर्थ पिछले काम के ब्रीफ रिव्यू को देने की बात हुई है। यदि हम अन्य शब्दों की बात करें तो वर्क के साथ इन शब्दों का प्रयोग अर्थपूर्ण नहीं होगा। वर्क न तो असेंड ऊपर जाना करता है और न ही रिसाइड पढ़ना और सुनाने काम करता है। जहां तक सक्सीडिंग की बात है, इसका अर्थ है उत्तरगामी, बाद वाला, और किसी लेक्चर की शुरुआत हम प्रीसीडिंग वर्क का जिक्र करके करते हैं, न कि सक्सीडिंग वर्क का। हम कोई पढ़ाने आए हैं तो जो चीज हो चुका है उसकी बात करेंगे ना। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है हाउ द डेज लेक्चर डैश इनटू द कोर्स पैटर्न। आप समझ रहे होंगे कि यहां पे क्या की बात है कि कैसे डेज का जो लेक्चर है कोर्स में क्या हो जाए, वही हो जाए, वही क्या हो जाए, ऐड हो जाए या फिट हो जाए या गेट हो जाए या लेट्स हो जाए। तो इसको ग्रामेटिकली भी समझते हैं, मीनिंग के मुताबिक भी समझेंगे और ग्रामेटिकली भी समझेंगे। अब देखो यहां लेट के बाद इनटू नहीं आता है, ऐड के बाद इनटू नहीं आता है, गेट इनटू होता है, लेकिन गेट इनटू का अर्थ कुछ और हो जाता है जो इस सेंटेंस को पूरा नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, फिट्स इनटू द कोर्स पैटर्न। देखिए क्या समझा रखा है मैंने आपको,
यहां उस दिन के लेक्चर को कोर्स पैटर्न का हिस्सा बताया गया, इसलिए फिट्स का प्रयोग उचित है। जहां तक एट्स तथा लेट्स की बात है, इसके बाद इनटू का प्रयोग नहीं होता है। गेट्स के बाद इनटू आ सकता है, पर इसका वाक्य में यह सही अर्थ नहीं देगा, क्योंकि गेट इनटू समथिंग का अर्थ होता है प्रवेश करना या किसी चीज की शुरुआत करना, इन्वॉल्व हो जाना। A lecture should dash be presented in one unbroken discourse। अब देखो यहां often भी हो सकता है, seldom भी हो सकता है, continuously भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। A lecture should often be presented, a lecture should seldom be presented, a lecture should continuously be presented। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर इस सेंटेंस को देखोगे तो हो सकता है, लेकिन मैंने कहा ना पैसेज में हर जैसे एक सेंटेंस में हर शब्द दूसरे से जुड़ा होता है, वैसे पैसेज में मेरे प्यारे भाई बहनों हर सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो इसीलिए इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए जब नहीं समझ में आया ना, जब कंफ्यूज करने लगो कि ऑफन होगा या सेल्डम होगा, तो आगे पाछे तर देखो, आगे पाछे बैकवर्ड रीडिंग करो, फॉरवर्ड रीडिंग करो, बैकवर्ड रीडिंग करो, फॉरवर्ड रीडिंग करो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आइए देखिए मैं दूर कैसे करता हूं कंफ्यूजन। आंसर तो सेल्डम ही आएगा। क्यों आएगा सेल्डम, आइए समझते हैं। नहीं हम तो इधर भी समझ सकते थे। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, अ लेक्चर शुड सेल्डम बी प्रेजेंटेड इन वन अनब्रोकन डिस्कोर्स। 4 घंटे का है, उसको ब्रोक मत करो, अनब्रोकन रहने दो और प्रेजेंट कर दो इसे। हमने कहा नहीं करो, क्यों नहीं करो, क्योंकि अ लॉन्ग लेक्चर स्ट्रेंथ्स द डैश ऑफ कंसंट्रेटेड लिसनिंग। क्योंकि लंबा लेक्चर है ना, हमारे कंसंट्रेटेड लिसनिंग को क्या करता है, जो भी करता होगा स्टे में थकाना, कॉजिंग इंटरमिटेंट वॉन्डरिंग। 3 बातें हो रही है, थका देता है हमारे लिसनिंग को, कॉजिंग इंटरमिटेंट वॉन्डरिंग ऑफ अटेंशन एंड लॉस ऑफ कंटिन्यूटी इन थॉट। यानी कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर ये सारी चीजें होंगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां पे आ जाएगा अ लेक्चर शुड सेल्डम, मतलब अ लेक्चर शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इन वन अनब्रोकन डिस्कोर्स, बिकॉज अ लॉन्ग लेक्चर मतलब अनब्रोकन, अ लॉन्ग लेक्चर स्ट्रेंथ्स द कैपेसिटी ऑफ कंसंट्रेटेड। सुनने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। तो यहां पे देखिए दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, यहां पे लिखा हुआ है ना, A long lecture strengthens the dash of concentrated। यहां पे आ जाएगा अथॉरिटी नहीं आएगा, कैपेसिटी आएगा। बाकी ये सब बच्चा वाला कंफर्टेबिलिटी, रीजनेबिलिटी ये सब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए यहां सुनने की क्षमता की बात हुई है, क्योंकि एक लंबा लेक्चर श्रोता को थकाता है, अर्थात उसकी सुनने की क्षमता बरकरार नहीं रह पाती है यदि विषय रुचिकर ना हो, इसलिए कैपेसिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने देखा, ऐसा मत सोचना कि बस यहां पे जो आएगा, यहां पे जो भी शब्द लिखने जा रहे हो बस इसी सेंटेंस पे वो डिपेंड करता है। यहां पे आने वाला शब्द सिर्फ इसी सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इस सेंटेंस के आगे, इसके पाछे और इसके आगे की बात जो कही गई है। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो जरूर आगे पाछे देख लो, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और शब्दों का ज्ञान जितना बेहतर होगा, ग्रामर का ज्ञान जितना बेहतर होगा, और उससे बेहतर जितनी आपकी रीडिंग स्किल्स होगी, हैबिट होगी, पढ़ने की आदत होगी, स्किल्स को गोली मारो, पढ़ने की आदत डेली मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने खातिर नहीं तो किसी और के खातिर, जिससे बहुत मोहब्बत करते हो, अपने माँ बाप, देश दुनिया, किसी एक व्यक्ति के खातिर कसम खा के कि हमें कम से कम डेली 30 मिनट तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे इन सारी व्यवस्थाओं और व्यस्तता के बीच मैं 15 पेज डेली पढ़ता हूं, 15 पेज बढ़ाते जाता हूं। कभी 1 महीना कर लिया कि नहीं आज तो 5, आज से 5 पेज चलेगा, 15, लेकिन पढ़ता जरूर, मिनिमम 5 पेज, और मैक्सिमम फिलहाल देखते रहते हैं कि कैसी व्यवस्था है, कैसी व्यस्तता हमारी है, व्यवस्था और व्यस्तता के मुताबिक 10 पेज, लेकिन पढ़ता जरूर हूं। कभी 10, कभी 5, कभी 15, कभी 25, कभी कुछ, ये जैसी सी व्यवस्था होती है, व्यस्तता होती है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन पढ़ता जरूर। आप भी पढ़ो, बदल जाओगे, बदल जाएगी आपकी जिंदगी। और कोई जरूरी नहीं है कि अगर लगता है कि नहीं आप 4 पेज नहीं पढ़ सकते हो ना, तो 1 पेज से शुरुआत कर दो, 1 पेज से। आदत बनने के लिए मात्र 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट, साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट है ये। आदत, कल्टीवेशन, फॉर्मेशन, आदत को डेवलप करने के लिए ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट्स।
सर्च करना है इंटरनेट पे। तो ये नहीं है कि 10 पेज से शुरुआत करो, 1 पेज से शुरुआत करो, एक पेज। जिम भी आदत है, ऐसा नहीं कि 10 बार पुशअप करो, नहीं 2 मिनट जाओ जिम करके आ जाओ, बस बात खत्म। 10 दिन गए फिर लगेगा यार, जब लोगों से प्रशंसा मिलेगी, यार डेली आता है यार, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट कर रहे हो ना, फिर आपको धीरे धीरे मोटिवेशन आएगा। लेकिन शुरुआत 2 मिनट से करो, 2 मिनट्स, मैगी इन 2 मिनट्स, उसी प्रकार हैबिट इन 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। तो ओनली 1 पेज से करो शुरुआत, डरो मत, शुरुआत तो करो, कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाओगे। चलिए, ये पूरे मैंने जो बात की है आप देख रहे हैं, ये 25 क्वेश्चन, ये पूरे 25 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में जो मैंने किताब बताया था। अगली बार, इससे पहले वाली वीडियो मैंने शायद 15 क्वेश्चन की बात की थी, आज 25 की बात हमने की है, समझाने का प्रयास किया। आप जरूर समझिएगा, इसे बहुत अच्छा लगेगा आपको, और ऐसे ही आपको डेली आपको मिलता रहेगा, बिल्कुल मैं प्रॉमिस करता हूं। देखो, प्रॉमिस तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता मैं हूं, कल मैं रहूं ना रहूं, कोई नहीं जानता है। त्रिकाल देव तो है नहीं, हम लोग त्रिकाल दर्शी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, उसी उम्मीद पे मैं कहता हूं कि डेली आपको मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीसा लेते रहिए, और मेहनत बेशुमार करते रहिए, डरिए मत। मेहनत इस कदर करो ना कि मेहनत से मोहब्बत हो जाए। जिस दिन मेहनत नहीं हुई उस दिन मजा नहीं आए जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, आपो दीपो भव, बुद्ध का ये कमाल का शब्द है, अपना दीपक स्वयं बनो, मत चांद बनो, सूरज बनो। सूरज बनना, बन सकते हो ही सूरज, बनने की जरूरत ही नहीं है, बस पहचान लो आई एम नॉट द मून, आई एम द सन, आई एम द सन। फिर सन का आनंद उठाओ, सन बनने के जलना पड़ेगा। तैयार हो तो यूनिवर्स तुम्हारा है। गॉड ब्लेस यू।